नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। छात्र हित में शिक्षा, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं ER गुरुजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज बहाली की जो प्राथमिक विद्यालय में वैकेंसी आई है उसमें मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बीटेट वगैरह में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मॉक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो मैथमेटिक्स की इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 15-20 क्वेश्चन का एक वीडियो है छोटा सा। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि m का न्यूनतम मान क्या है ताकि ये संख्या 3 से डिविजिबल है। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आसान। देखिए कैसे करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि अगर अंकों का योगफल 3 से डिवाइड है, क्या होता है, अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड है तो हम कहते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अंकों का योगफल आप सम कर दो। दिया क्या है, 2, 3 प्लस m और प्लस 5 और प्लस 7। ये कह रहा है कि अगर आप 3 से डिवाइड होगी, पूरी संख्या अगर कट जा रही है तो 3 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो सम कर दो। 3 2 5 5 10 7 17 17 प्लस m। ये इतना तो सॉल्व कर रहे हैं, बाकी इसको ऐसे बाई हार्ट आप कर सकते हैं, मुज़बानी आप इसको लगा सकते हैं। अब 3 से डिवाइड आप करेंगे 17 में तो 3 बच्चे 15, 3 6 18, यानी कि 18 अगर ये संख्या होती, 18 अगर होती तो वो 3 से डिवाइड हो जाती। इसका मतलब m की वैल्यू 1 आप मान लेंगे, यानी कि 17 प्लस 1 m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू आपसे पूछा कितनी हो जाएगी, यही पूछा था, तो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 91 है, उनका HCF का क्या होगा। ये LCM और HCF का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 91 का आप फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद कुछ आगे काम होगा। 91 का फैक्टर आप करेंगे तो कितने से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। 13 7 91, यानी कि अगर आप 91 का फैक्टर करते हैं तो एक तो सबका फैक्टर होता है 7 हो जाएगा, गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके फैक्टर में अगर 91 के आप फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर में आप देखेंगे संख्या 1 होती है, 7 होती है, 13 होती है और 91 खुद होती है, ठीक। 91 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, 1 7 13 और 91। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 91 है, यानी कि 91 के लिए अगर करेंगे तो 1 गुणे 91, ये दो संख्याओं का गुणनफल संभव है। दूसरी बात, 91 का एक गुणनखंड ये भी संभव है, 7 गुणे 13। नहीं समझे। अब कह रहा है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इनका HCF क्या होगा। इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, इन दोनों में अगर कॉमन आप देखेंगे तो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इसी पर बेस्ड एक फार्मूला भी होता है जो LCM HCF में हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। तो वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। उसका भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन LCM यहाँ पर दिया होता तब, या दोनों संख्याएं क्लियर दी गई होती तब ये निकाल लेते, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6 और 3 है। आयत का परिमाप 90 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 6 और 3। इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी आप x मान करके एक लंबी विधि जो होती है, जो सिंपल एक तरीका होता है मैथ का, उस तरीके से आप 6x और 3x, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ, ये आप
इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रेशियो में दिया है तो रेशियो के अनुपात से आप इसको सॉल्व करें। कैसे? योगानुपात से। देखिए, कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6 और 3 है, तो आप इसको अगर सम करते हैं 6 और 3 को, तो यानी कि 6 3 9 रेशियो। चूँकि आपको सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ये फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, और पता भी होगा आयत का परिमाप जो होता है, आयत का पेरीमीटर अगर आप देखेंगे, आयत के परिमाप अगर देखेंगे तो 2 गुणे लंबाई और धन चौड़ाई का 2 गुना आप कर देते हैं। ठीक है। और इसका अगर एरिया आप देखेंगे, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो परिमाप आपको दिया है, परिमाप आपको दिया है, लंबाई और चौड़ाई आपको दिया, 6 और 3 का अनुपात है, परिमाप भी आपको दिया है। तो आप क्या करेंगे, चूँकि 6 और 3, 6 3 9, यहाँ से अगर आप लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रखेंगे 6 3 9 9 दूनी 18, यानी कि 18 रेशियो 18 अनुपात में अगर आप देखें डायरेक्ट अगर करें तो 18 रेशियो ये परिमाप के बराबर है 90 मीटर। तो 1 रेशियो 5 मीटर के बराबर होगा। नहीं समझे? 1 रेशियो में अगर देखें तो उसकी 5 मीटर के बराबर होगा। तो आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने से पहले आपको, चूँकि 1 रेशियो 5 के बराबर है, तो आप उनकी लंबाई और चौड़ाई, उनकी भुजाएं पता कर लो। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर लंबाई यहाँ से देखें तो लंबाई आपकी हो जाएगी 5 छक 30 मीटर, और चौड़ाई आपकी अगर देखें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 3 15 मीटर। फिर आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई करना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 30 गुणे 15, 30 गुणे 15 कितनी हो जाएगी, 15 3 45, 450 मीटर। तो ये पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस इतना ही था। बहुत आसान, बहुत फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी उसके अनुपात, योगानुपात से भी इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की, ये फार्मूला बेस्ड है बिल्कुल। अब देखो, 7 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3। तो इसके लिए फार्मूला एक होता है, सिंपल फार्मूला आपको पता है, फार्मूले सब आपको याद होने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, और एक सेकेंड, माइनस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी फार्मूले का एप्लीकेशन यहाँ पर है, सिर्फ फार्मूला आपको अप्लाई करना है। आप इसको सॉल्व कर दो, एक्सपेंड कर दो। कैसे करोगे, फार्मूले पर रख दो। तो 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 7 प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 7 स्क्वायर और माइनस 7 इंटू 3 और प्लस 3 स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई कह रहा है कि 7 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 और प्लस 3 स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या, 7 और 3 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का भी बिल्कुल स्टार्टिंग में है, प्रीवियस से खाली ये सिर्फ जो है यहाँ से कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल है। ठीक है, चाल समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो ट्रेन की चाल समय दूरी देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान। क्योंकि चाल बराबर आपको पता है फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय।
चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। यूनिट का बहुत ख्याल रखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। दूरी आपको देखो क्या दिया है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 900 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन अपनी दूरी तो पार ही करेगी, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तभी ये माना जाएगा कि ट्रेन ने पूरी की पूरी दूरी पार कर गई। ठीक है, तो टोटल दूरी आप निकालेंगे। अपनी दूरी पार करेगी 300 मीटर और 900 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तभी मानेंगे कि उसका जो अंतिम कंपार्टमेंट, अंतिम जो छोर है वो पार हो गया। तो टोटल दूरी आपको 900 और 300 1200 मीटर और कितने समय में, 40 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो 9 3 1200 मीटर और बटे 40, इसको सॉल्व करेंगे, काट पीट देंगे तो 4 तिहाई 12 यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी क्या हो जाएगी, पहला ऑप्शन, ये इसकी चाल हो जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब ये बेसिक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये सारे पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोज और उनके कंटेंट्स को देखने के लिए आप ER गुरुजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से निःशुल्क है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत को और बूस्ट करता है। तो आप इसको निश्चित रूप से ध्यान दें। अब इसको देखते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें बोर्ड मास का फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर पूछ लेता है। तो आप देखते हैं बोर्ड मास का फार्मूला अप्लाई करके। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ मतलब का, फिर डिवीजन को सॉल्व करते हैं, भाग, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, एडिशन, जोड़ और घटाव। इस तरीके की सीरीज को आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ढूंढिए इस क्वेश्चन में कि 2 + 3 इंटू 2 माइनस, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले डिवीजन 7 डिवाइड बाई 8 और गुणे 4, ये सबसे पहले हम सॉल्व कर लिए, बाकी सबको ऐसे एज इट इज रहने दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 से 7 में इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी संख्या कटपिट के कितनी आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी। फिर ये चूँकि सॉल्व हो गया ये स्टेप, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे और इस मल्टीप्लिकेशन, इस गुणा को करेंगे तो 2 और प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 3.5 और माइनस 8 3 24 और प्लस का 2। आसान हो गया सीरीज। ठीक है, गुणा और भाग वाला जो स्टेप था वो हट गया। अब हमको प्लस और माइनस के स्टेप को करना है, तो इसके बाद जो है आप एडिशन को करते हैं, प्लस को करते हैं। तो 6 2 8 और यहाँ पर 2 और 6 2 8 2 10 माइनस, इसको ऐड करेंगे तो माइनस ऑलरेडी रहेगा, बाकी दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो 24 3 27.5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर चूंकि 10 कम है इसलिए माइनस ये ज़्यादा है, तो माइनस 27.5 माइनस 10 करेंगे 17.5 इसका आंसर आना चाहिए। तो माइनस का 17.5 जिस ऑप्शन में है वही इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही माइन्यूट डिफरेंस दिया है प्लस और माइनस के फॉर्म में, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले आप भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन है। ठीक है, मिश्रण का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 25 लीटर
25 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है। अगर दूध की मात्रा 15 लीटर है तो पानी की मात्रा क्या होगी? बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। 25 लीटर टोटल है, जो मिक्सचर है 25 लीटर है, जिसमें दूध और पानी यानी कि इसका सम निकाल लो अनुपात, तो 3/5। सबसे पहले आप देखिए कि दूध कितना है, तो 5 25 5 15, और दूध आपको दिया भी है, ये तो वैसे भी दिया, वैसे निकाल सकते भाई। दूध की मात्रा आपको 15 लीटर दिया तो पानी की मात्रा 10 ही लीटर तो होगी। 15 10 25, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना था, इसको सॉल्व नहीं करना था, ये सिर्फ ऐसे दिया है। यानी कि दूध की मात्रा जब आपको 15 लीटर दिया है तो पानी तो वैसे भी 10 लीटर होगी, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 आदमी पर डे 7 घंटा काम करके एक काम को, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, 12 आदमी 7 घंटा काम करके 8 दिन में समाप्त करते हैं। 10 आदमी पर डे 6 घंटा काम करके उस काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसके लिए आपको फार्मूला आपको पता है, M1 D1 T1 बटे W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बटे W2। अगर उनकी क्षमता दी गई होती है तो आप P1 से गुणा कर देते हैं, ये आपके लिए और आसान हो जाता है। P1 M1 D1 T1 बटे W1 इक्वल टू P2 M2 D2 T2 बटे W2, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जो जो दिया है उनको फार्मूले में रख दो, बाकी सबको छोड़ दो। 12 आदमी दिया है तो 12 M1 हो जाएगा। D1 कितना दिया है, कितने दिन में करते हैं? 7 घंटा टाइम दिया है, 7 घंटा करते हैं, 8 दिन तक करते हैं, ठीक है। P1 M1 D1 T1 हो गया। फिर 10 आदमी लग जाते हैं, 6 घंटा काम करते हैं, गुणे 6 और 6 घंटा काम करके उसको कितने दिन में समाप्त करते हैं? बहुत आसान है, D2 आपको पूछा है, सॉल्व कर दो। जो कट रहा काट दो यहाँ इधर से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोनों तरफ, तो आपको 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 25 10 हो जाएगा, ठीक है। तो D2 की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा? 7 और गुणे 8, 7 8 56 और बटे 5, तो 5 11 25 55, 1 56 और 5 दूनी 10, 11.2 दिन में, यानी कि दूसरा इसका सही आंसर हो जाए, ठीक। यही लगाते हैं फार्मूला टाइम एंड वर्क में। P1 M1 D1 T1 बटे W1 इक्वल टू P2 M2 D2 T2 बटे W2, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या, ये आपको पता है, एक बिंदु से लेकर के आपको अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 12,000 रुपये पर 24 महीने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें दिया है आपको साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला लगेगा, चूँकि क्वेश्चन आसान है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे 100। मूलधन आपको दिया है 12,000 रुपये, सिंपल फार्मूले में रख देना है। दर आपको 10% की दर से 24 महीने का मतलब 2 वर्ष, साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक रूप से लगता है, तो 2 वर्ष बटे 100। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 12 दूनी 24, 12,000 रुपये, सॉरी 12,000 रुपये है, तो 12 दूनी 24 और 2 शून्य और आ जाएगा, तो यानी कि 2400 रुपये इस पर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली 1947 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि 1947 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको पता है कि अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर आप निकालें तो n स्क्वायर होता है ना। जैसे अगर हम करें कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर अगर देखते हैं तो n इंटू n प्लस 1/2 का फार्मूला होता है।
अगर हम देखें कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो n इंटू एन प्लस 1 होता है। योगफल की बात कर रहा हूँ, औसत की बात नहीं, योग की बात कर रहा हूँ। ये सम के लिए। और एन स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो एन स्क्वायर ये विषम के लिए। एन स्क्वायर किसके लिए है? विषम के लिए। योग की बात कर रहा हूँ, ये सब योग का फार्मूला है। औसत की बात करते हैं, औसत का मतलब क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की टोटल नंबर, यानी कुल संख्या। यानी कि अगर उनका औसत निकालना हो, अगर उनका हमको औसत निकालना हो विषम संख्याओं का, तो उसमें संख्याओं का योग एन स्क्वायर और टोटल नंबर कितनी एन है, तो यानी कि ये कट के कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। अगर पहली इतना विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो एन वही संख्या हो जाएगी, यानी कि 1947 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस वेन डायग्राम में डीआई क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यापारी वेन डायग्राम में व्यापारियों के बारे में जानकारी दर्शाता है, व्यापार करते हैं जो लोग। उसमें कह रहा है कितने व्यापारी केवल गेहूं और केवल चने का व्यापार करते हैं। गेहूं केवल कितने हैं? 71। और चने का व्यापार कितने करते हैं? 65। तो इसी को तो पूछा है, 71 और 65 के सम ही तो पूछा है, टोटल पूछा है। तो 5 1 6 7 6 13 136। ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में ये कह रहा है कि 25 और 16 का मध्यानुपाती बताओ भाई क्या होगा। 25 और 16 का मध्यानुपाती जो होता है, मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, तो उनका जो ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, उनका जो मध्यानुपाती होता है, अगर दो संख्याएं हैं तो उनका मध्यानुपाती √a भी होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी हो जाएगा, 25 × 16 हो जाएगा इनका मध्यानुपाती। तो 25 के लिए 5 हो जाएगा उनका वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो 5 × 20 इनका जो मध्यानुपाती होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। शंकु की त्रिज्या आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। पूछा आपसे क्या है? शंकु का आयतन। आयतन का जो फार्मूला होता है शंकु का, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो जाएगा। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, फार्मूले में बस रख देनी वैल्यू आपको। तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। r की वैल्यू आपको दिया है तो 3 का वर्ग 3 × 3, और h की वैल्यू आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22 × 3 यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। चूँकि आयतन की बात कर रहा है तो आयतन की यूनिट 63 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फार्मूला आपको याद होना चाहिए शंकु का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि x + 1/x = 2, तो इतने की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसका फार्मूला आपको पता है, a + b का होल क्यूब। अच्छा, ये तो बहुत आसान भाई, इसमें तो आप 1 रख दो, वैल्यू पुट कर। सबसे पहले देखिए, अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आते हैं या सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है वैल्यू पुटिंग प्रोसेस। आप x की वैल्यू आप अगर 1 पुट कर दें तो आपको पुट करने के बाद ये मिलेगा x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। भाई 1 + 1/1 यानी कि 1 + 1 2 आ गया ना। जब इसकी वैल्यू 2 यहाँ से पता चल गई कि x की वैल्यू 1 होगी, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी रख दो, तो यहाँ भी क्या करोगे? 1³ यानी कि 1 और +1, यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। वैल्यू पुटिंग प्रोसेस बहुत आसान तरीका है। नहीं तो आपको फार्मूला पता ही है, क्या पता है? a + b x + 1/x का होल क्यूब, ये तरीका आपको पता है। x³ + 1/x³ और प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab, x प्लस कट जाएगा, और a + b यानी कि x + 1/x। ये आपको पता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, यूज नहीं है। आप सीधे वैल्यू पुटिंग प्रोसेस लगाओ और आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। और इस वीडियो का, ये सीरीज़ का तो ये पहला वीडियो है। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बीटेट एग्ज़ाम में जो मॉक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखने के लिए आप ER गुरुजी प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।